मैं उठा और अपने कमरे में आ गया। मेरे बेड पर अखबार पड़ा था। इसमें फिर सेठ सिराज के मफरूर साहबजादे और सरवत के बारे में एक मुख्तसर खबर मौजूद थी। खबर के आगाज़ में ही एक ख्याल आराई मौजूद थी कि मुतासरा लड़की से की दोस्ती माजी में वाजिद उर्फ वाजी से भी है। मेरा जी चाहा कि इस अखबार को जला दूँ और इसके साथ ही इस दफ्तर को भी, जहाँ से ये अखबार शाया हुआ है। पता नहीं कि कुछ नाम निहाद सहाफ़ी शुरफा की पगड़ियाँ उछालने के लिए इतने मुस्तैद क्यों होते हैं। मैं सोचने लगा कि अगर इस अखबार वाले की अपनी बेटी या बहन के साथ इस तरह का वाक़या पेश होता तो फिर क्या वो इस तरह की सुर्खियाँ जमाता। मैंने अखबार फाड़ कर एक तरफ फेंक दिया। अम्मी जान तो ऐसा नहीं कर सकती थी। यकीनन ये चची या चचा का काम ही था जो इतने एहतमाम से ये अखबार मेरे बेड पर रखा गया था। कमरा बंद करके मैं बेकरारी से टहलने लगा। सरवत की सूरत बार बार आंखों के सामने आ रही थी। चंद ही रोज़ में वो कुमलाया हुआ फूल बन गई थी। गुजरे हुए 2 सालों का एक एक लम्हा मेरे तस्वुर में चमकने लगा। पहली दफ़ा मैंने सरवत को पूरे ध्यान से शादी की एक तकरीब में ही देखा था। इसी तकरीब में अम्मी जान ने भी उसे खास नज़रों से देखा और मेरे लिए मुंतखब कर लिया। खाला सफ़िया और फिर खालू उस्मान वगैरह से बात हुई और दोनों तरफ से हाँ हो गई। मंगनी की छोटी सी तकरीब का भी इरादा था मगर वो बवजह टलता रहा। दरअसल दोनों घराने एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि इस किस्म के किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। शुरू में हमारे दरमियान झिझक थी। फिर ईद के मौके पर मैंने सरवत को एक खूबसूरत सा ईद कार्ड भेजा। सरवत ने भी फ़रा के ज़रिए मुझे कार्ड इरसाल किया। इसके बाद कभी कभी फ़ोन पर हमारी मुख्तसर बात होने लगी। सरवत आम कॉलेज गर्ल्स की तरह एक्स्ट्रा शौक नहीं थी। इसकी गुफ्तगू एक तरह का वकार और रुख रुखाव था। इसका यही अंदाज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वो अपनी उम्र से ज़्यादा दनाई और समझ बूझ रखती थी। वो खुदादाद जहानत की मालिक थी। इंग्लिश और उर्दू के बेशुमार शायरी इसे ज़ुबानी याद थी। धीरे धीरे फ़ोन पर हमारी गुफ्तगू बेतकल्लुफ़ होती गई। फिर कभी कभी हम घर से बाहर भी मिलने लगे। हमारा ठिकाना ज़्यादातर शीज़ान होटल या शाहराए कायदे आज़म का एक आइसक्रीम बार होता था। सरवत एक धीमी लेकिन मुसलसल बारिश की तरह मेरी ज़ात में सिरायत करती चली गई। हमने सरमा की सुनहरी धूपों, बाहर की खुशबूदार शामों और गर्मा की चांदनी रातों में एक साथ बहुत से ख्वाब देखे। कभी कभी तो हम मुस्तकबिल में इस कदर खो जाते कि अपने घर का डिज़ाइन और अंदरूनी आराइश की तफसीलात तक तय करने लगते। ये जैसे कल ही की आवाज़ें थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। हम रेस्टोरेंट के पुरसुकून माहौल में बैठे थे। मैंने कहा मुझे टीवी लाउंज वगैरह में ज़रा सा गहरा रंग पसंद है। इस मामले में मेरी पसंद थोड़ी सी मुख्तलिफ है। टीवी लाउंज या कॉमन रूम में मुझे एप्पल वाइट बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ हल्के सबज पर्दे हों और फर्नीचर में भी इस कलर का टच हो। लेकिन यार ये हल्का रंग गंदा बड़ी जल्दी हो जाता है, ख़ास तौर से टीवी लाउंज में। तो बंदा ज़रा एहतियात कर ले। वो चाय की चुस्की लेकर मुस्कुराई। बंदा तो एहतियात कर लेता है और करेगा भी, लेकिन बच्चों का क्या किया जाए। ये तो चंद हफ्तों बल्कि दिनों में गुलगारियाँ कर देते हैं। मैंने मायने खेज लहजे में कहा। इसके चेहरे पर शुफक का रंग लहरा गया। इसने परेशान नज़रों से दाएं बाएं देखा, फिर संभल कर बोली, बच्चों को सिखाया जाए तो वो सब कुछ सीख जाते हैं। ये बड़े ही होते हैं जिनकी अकल में कोई बात नहीं आती। अगर बड़ों से मुराद मैं हूँ तो मैंने कौन सी ऐसी बेअक्ली की है। कोई एक हो तो बताऊं, हर वक्त तो सताते हो। वो हल्की सी शोखी से बोली। मेरे लहू में मीठा मीठा दर्द जाग उठा। अच्छा कोई एक बेअक्ली तो बताओ, मैंने लुत्फ लेने वाले अंदाज में कहा। एक बेअक्ली तो जनाब आप भी फरमा रहे हैं। 1000 दफ़ा कहा है कि रेस्टोरेंट में आहिस्ता बोला करो। ज़्यादा आहिस्ता बोलने से भी लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं। लोगों का तो काम ही शक करना है। ये और इस तरह की बहुत सी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं कमरे में टहलता रहा और सोचता रहा, वो पहले वाली सरवत कितने अरसे में वापस लौटेगी और लौटेगी भी या नहीं। मेरी रगों में अंधेरा सा उतरने लगा। मैं जानता था कि वो बहुत हसास है, अंदर से टूट फूट गई है। इसके इर्द गिर्द जो सरगोशियाँ उभर रही हैं वो इसे मजीद तोड़ फोड़ रही हैं। वाजी और इसके तीनों दोस्त अभी तक लापता हैं। इनका लापता होना भी हमारी मायूसी में इजाफा कर रहा है। और इससे भी बड़ी मायूसी ये थी कि मकामी पुलिस का रवैया हौसला शिकन था। थानेदार अशरफ वाज़े तौर पर मुल्जिम पार्टी की साइड ले रहा था। मुझे पता चला था कि कल खालू उस्मान अपने दोस्त वहाब साहब के साथ थानेदार अशरफ से मिलने गए तो इसके ASI ने इनसे दुरुस्त लहजे में बात की और 1.5 घंटा बाहर बिठाए रखे। बाद में बताया कि अशरफ साहब एक ज़रूरी मीटिंग में चले गए हैं। मैं रात आखिरी पहर तक जागता रहा और अपनी ही सोचों से नबरत आजमा रहा। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे माशरे में कमज़ोर आदमी को इंसाफ हासिल करने के लिए बर्फ़ और आग के साथ समुद्रों में से क्यों गुजरना पड़ता है? वो मजलूम और मुजरब होकर भी डरता क्यों है? क्यों हर दस्तक पर चौंकता है? क्यों हर फ़ोन बेल पर इसका दिल होलता है? अदल की जंजीर हिलाने से पहले इसके नातवा हाथ क्यों कांप जाते हैं? अगले रोज़ मैं एक दफ्तर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था। गाड़ी आतिफ लेकर गया हुआ था, इसलिए मैं पैदल ही था। अल्लामा इकबाल टाउन की एक सड़क से गुजर रहा था। होटल जीशान के सामने से निकला तो एक शख्स ने आवाज़ देकर मुझे बुलाया, सुनो भाईजान। मैंने बाएं तरफ देखा, होटल की पार्किंग में एक चमचमाती हुंडा गाड़ी के करीब इसका ड्राइवर खड़ा था। वो तेज़ी से मेरे करीब आया, बोला, साहिब बुला रहे हैं। इसने अपने अकब में इशारा करते हुए कहा। मैंने देखा और चौंक गया। ये सेठ सिराज था।
ये स्याह गाड़ी भी इसी की थी। सेठ सिराज सफ़ेद लट्ठे की खुड़खुड़ाती शलवार कमीज में था। वो एक लहीम शहीम शख्स था, ताहम जिस्म के मुकाबले में सर काफ़ी छोटा था। घुंघरेवाले बालों में खूब तेल लगा कर रखता था। मेरी मालूमात के मुताबिक ये शख्स चिट्टा अनपढ़ था। मैं चंद लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद इसके पास पहुंचा। इसने मुझसे मुसाफा किया और बत्तीसी दिखाकर बोला, तुम्हारा नाम ताबिश है ना? जी फरमाइए, मैंने कहा। मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये अच्छा इत्तेफाक है कि तुमसे मुलाकात हो गई। वो गुलाबी उर्दू में बोला, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? यहाँ खड़े खड़े क्या खिदमत हो सकती है बाबूजी? तुमसे एक बहुत ज़रूरी गल करनी है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आओ ज़रा 2 मिनट अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ज़रा जल्दी में था दरअसल। यार बाबू ये दरअसल लेकिन चुनाचे अगर मगर सब बेकार के लफ्ज़ हैं। बस 2 मिनट की बात है। चाय का एक कप पीते हैं फिर तुम चले जाना। इसने अपना भारी भरकम हाथ दोस्ताना अंदाज में मेरे कांधे पर रख दिया। चारों ना चार में सेठ सिराज के साथ चलता हुआ होटल के नीम गर्म डाइनिंग हॉल में आ गया। इस होटल की अंदरूनी सजावट गांव के अंदाज की थी। यहाँ जदीद खानों के अलावा देहात के सारे पकवान भी मिलते थे। हम रंगीन पापों वाली नवाड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। जी कहें, आपको क्या कहना है? मेरी सुनी अनसुनी करते हुए सेठ सिराज ने बैरी को बुलाया और कहा, बस वही रोज वाला लेकिन डबल। बैरा अदब से झुककर वापस चला गया। सेठ सिराज इधर उधर की बातें करता रहा। मैंने कई बार चाहा कि वो काम की बात की तरफ आ जाए, मगर वो टालता रहा। यहाँ तक कि खाना आ गया। खाना क्या था? 7-8 आदमियों की खुराक थी। छोटे पाए, रोस्ट मछली, हांडी गोश्त, कुन्ना गोश्त और पता नहीं कौन कौन से गोश्त। साथ में नमकीन लस्सी से भरा हुआ जग और तंदूरी पराठे थे। सेठ सिराज के बेहद इसरार पर मैंने चंद लुकमे लिए। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था इस भैंसे का लंच जल्दी खत्म हो और मैं इससे जान छुड़ाकर बाहर निकल सकूं। खाने के बाद नैपकिन से हाथ और ठोड़ी वगैरह साफ करने के बाद सिराज ने 2 तवील डिकारी ली और अचानक बोला, यार बाबू तुम शक्ल से समझदार लगते हो, तुम ही इस मामले का कुछ करो। मुंडों से गलती हो गई है, पर हर गलती की कोई माफी तलाफी भी तो होती है ना। कोर्ट के चहरी में जाएंगे तो सारों की बदनामी होगी और लड़की की ज्यादा होगी। वो जैसे उस्मान साहब की धी है वैसे ही मेरी भी धी है। हम इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। बात तो अब बढ़ चुकी है सेठ साहब। जो बदनामी अब हो रही है इससे बढ़कर और क्या होनी है। बाकी रही माफी तलाफी वाली बात तो इसका आप लड़की के वारसों से पूछे। पर तुम इस घर के एक अहम बंदे हो यार बहू। तुम करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अपने खालू साहब को बहुत कुछ समझा सकते हो। बदले में तुम जो काम मुझसे लेना चाहो मैं हाजिर हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है बाबू यार। बड़े वडेरे कहते हैं ना कि एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। मेरा खून खोल उठा लेकिन मैं बोला कुछ नहीं। सेठ सिराज ताकत के जाम में मुझे अपनी राह पर लाना चाह रहा था। सेठ सिराज ने कॉल अटेंड की। ड्राइवर अटेंशन हालत में पास ही खड़ा था। सेठ सिराज कुछ देर तक कॉल सुनता रहा और हूँ करता रहा। आखिर में बोला, तुम फिक्र न करो डॉक्टर साहिबा, हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी इंतजाम करता हूँ। फ़ोन बंद करके इसने कॉल नंबर मिलाया फिर बोला, एमएनए साहब से बात कराओ। चंद लम्हे बाद एमएनए मुश्ताक गुराया से इसकी बातचीत हुई थी। ओ जी, कोई सिफारशी टट्टू आ गया है गुराया साहब। डॉक्टरनी की नौकरी पक्की हो गई थी। अब इसे पीछे हटाकर अपनी किसी फूफी चाची को आगे लाना चाहते ने। आपने ये काम नहीं होने देना है किसी भी तरह। ठीक है? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं खुद जाऊँगा। सलाम अलैकुम। गुफ्तगू ख़त्म करने के बाद इसने आधा गिलास लस्सी पी और मुझे साफ करके बोला, ये अपनी गुराया साहब बड़े काम के बंदे हैं। अपनी शहर की सारी नहीं तो आधी नौकरियों पर ज़रूर इनका जोर चल जाता है। फिर वो ज़रा चौंक कर खामोश हुआ और बोला, हाँ मुझे एक दिन उस्मान साहब से पता चला था कि तुम भी नौकरी शोकरी ढूंढ रहे हो। मैं खामोश रहा। वो बोला, आजकल गुराया साहब का हाथ बहुत आगे तक जा रहा है। अगर तुम कहो तो मैं आज ही तुम्हारे बारे में इनसे गल करता हूँ। मुझे ऐसी सियासी नौकरी नहीं चाहिए जी जो अगले इलेक्शन के बाद छोड़नी पड़े। अब मुझे इजाज़त दे। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं उठ खड़ा हुआ। यार बहू तुम बड़े रूखे बोलते हो। बस मैं ऐसा ही हूँ दरअसल। फिर वही दरअसल। तुम्हें कहा है ना ये दरअसल, लेकिन अगर मगर बोलने वाले बंदे मुझे जहर लगते हैं। सीधी सीधी गल करनी चाहिए। क्या सीधी सीधी गल करूँ? तुम इस मामले में कुछ कर सकते हो या नहीं? जी नहीं। जी भी और नहीं भी। तुम दोगली गल कर रहे हो और दोगली गल करने वाले बंदे चंगे नहीं होते। इसने अजीब लहजे में कहा। इसकी तेल से चिपड़ी हुई तंग पेशानी के नीचे इसकी आंखों में 2 चिंगारियां सी चमकी। इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता वो अपने ड्राइवर से बोला, चलो फतेह मोहम्मद। बैरी को लंबी टिप देता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं दूसरे दरवाजे से बगली सड़क पर आ गया। 7-8 रोज इसी तरह गुजर गए। सूरत हाल में कोई खास तब्दीली वाकई नहीं हुई, सिवाय इसके कि जो 2 अफराद सरवत को सड़क से उठाने वाली कार्रवाई में शरीक थे इनका पता चल गया। बादियों नज़र में तो यही पता चलता था कि वो किराए के गुंडे हैं। इन्हें इस काम के लिए 15,000 रुपये फी बंदा दिया गया था। 5,000 पेशगी, 10,000 काम के बाद मिला था। इसके अलावा कुछ इनाम वगैरह भी थे। इन दोनों अफराद के साथ तीसरा बंदा बाजी का यार कादर लंबा खुद था।
स्टेशन वैन भी वाजी वगैरह ने ही फराहम की थी। इन दोनों अफराद की निशानदेही पर पुलिस ने वाजी के चौथे साथी अब्दाल को पकड़ लिया। पुलिस ने अब्दाल को अदालत में पेश करके इसका 7 रोज का रिमांड लिया था, लेकिन अभी तक इससे कुछ मालूम नहीं हो सका था, या शायद पुलिस ने नेक नियति से पूछने की कोशिश ही नहीं की थी। अब्दाल का मौक़िफ़ था कि वो वाजी वगैरह का दोस्त ज़रूर रहा है, लेकिन मज़कूरा वारदात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने साथियों के मौजूदा ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बता सका। इन 7-8 रोज़ में सरवत से भी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे अपने घर में भी सूरत हाल कुछ कशीदा हो गई थी। अम्मी और फरा मेरे लिए परेशान रहती थी। एक रोज़ सुबह सवेरे घंटी बजी। न जाने क्यों मुझे लगा कि ये फ़ोन सरवत के घर से है और वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला। नुसरत ने रोते हुए बताया कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है और वो अस्पताल में है। ये तशवीशनाक सूरत हाल थी। खालू उस्मान को एंजाइना की हल्की फुल्की तकलीफ तो पहले से थी। डॉक्टर ने उन्हें एंजियोग्राफी का मशवरा दिया हुआ था, जिसे वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे थे। हम भागम भाग अस्पताल पहुँचे। इस वक्त तक खालू उस्मान अपने खालिक हकीकी से मिल चुके थे। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में कोहराम मचा हुआ था। खाला सफ़िया बेहोश थी। नुसरत, सरवत और इनकी फूफी दाढ़े मार मार कर रो रही थी। दीगर अजीज़ भी अशकबार खड़े थे। सरवत की फूफी जान ज़ैनब ने मुझे देखा तो रोते हुए कहा, मेरे भाई को बच्ची का दुख ले गया। अल्लाह गारत करे इन बदमाशों को, उन्होंने मेरे भाई की जान ले ली। हम कहाँ इंसाफ मांगे, किसका दरवाज़ा खटखटाए। खालू उस्मान की तशहीर व तकफीन के दौरान मैं सकते की इसी कैफियत में रहा। खालू उस्मान को फजर के वक्त दिल की तकलीफ शुरू हुई थी। वो पहले तो अस्पताल जाने से कतराते रहे, फिर जब दर्द बढ़ गया तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 15-20 मिनट के अंदर वो ख़त्म हो गए। मैंने खाला सफ़िया और नासिर भाई वगैरह से बहुत पूछा कि कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं हुई थी जिसका खालू ने असर लिया हो। इन्हें कोई ऐसी बात मालूम नहीं थी, मगर मेरे दिल में न जाने क्यों खटका सा था कि सरवत के हवाले से ही कोई ख़ास बात हुई है जिसका दुख इन्हें पहुंचा है। मेरा ध्यान बार बार थानेदार अशरफ साहिब और सेठ सिराज वगैरह की तरफ ही जाता था। खालू उस्मान की वफ़ात के बाद खाला सफ़िया भी बिस्तर से लग गई। इन्हें मुसलसल बुखार हो रहा था। ये बड़ी परेशानी के दिन थे। नासिर भाई बैंक में मुलाजिम थे। अपनी ड्यूटी में से वक्त निकालना इनके लिए बहुत मुश्किल था। नुसरत घर का काम काज संभालती थी। सरवत खुद बीमार होने के बावजूद माँ की तीमारदारी में लगी रहती थी। खालू उस्मान एक प्राइवेट सर्विस करते थे। इसके अलावा चंद साल पहले तक वो केमिकल्स की फ़रोख्त का काम भी करते रहे थे। इनकी तनख्वाह आनी बंद हुई तो घर पर माशी दबाव भी आ गया, लेकिन इन सारी मसाइब से बड़ी वो मुसीबत थी जो बदनामी की सूरत में खालू मरहूम के घर पर मुसल्लत हो गई थी। एक दिन नासिर भाई ने मुझसे कहा, यार ताबिश किसी वक्त तो दिल चाहता है कि ये घर छोड़ दें, कहीं और मकान ले लें। आपका मतलब है कि ये मकान बेच दें? हाँ, एक ग्राहक भी लग रहा है, अच्छे पैसे दे देगा। मैं इस जगह से एलर्जिक सा हो गया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आते जाते सेठ सिराज या इसके घर का कोई और फर्द नजर आ जाता है। इन लोगों को देखता हूँ तो खून खोल जाता है। सिराज की सूरत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। खालू के जनाजे पर आया था, मेरा दिल चाह रहा था कब्रिस्तान में ही इसे पकड़ लूँ और मार मार कर हुलिया बिगाड़ दूँ। मैं तो कहता हूँ यही बंदा खालू की मौत का जिम्मेदार है। ये मुसलसल इन्हें जहनी अजियत पहुँचा रहा था। अब किस किस पर इल्ज़ाम धरे। एक तरफ वो SHO अशरफ है, वो साफ तौर पर मुल्जिम पार्टी की साइड ले रहा है। फिर वो मैंने गुराया है। मुझे तो लगता है कि तीनों लड़कों को पनाह भी इसी ने दी है। किसी दिन मैं घूम गया तो पिस्तौल लेकर निकल जाऊंगा और एक एक को शूट कर दूंगा। मैं एक आ भर कर रह गया। शूट करने और जान से मारने वाली बातें मैं भी कई दफ़ा सोच चुका था, लेकिन ऐसी सोचों को अमली जामा पहनाना आसान नहीं होता, ख़ास तौर से हम जैसे लोगों के लिए। सोच और अमल के दरमियान बेशुमार तावीलें और मुसलहतें आन खड़ी होती हैं। मेरे ख्याल में नासिर भाई इस मामले में मुझसे बेहतर थे, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा खड़ा करने या किसी को शूट करने की हद तक वो भी नहीं जा सकते थे। हम दोनों घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आई। हम भागते हुए सेन में पहुंचे। मंजर दिलदोज़ था। खाला सफ़िया सीढ़ियों के करीब बेसुध पड़ी हुई थी। इनका सर सरवत की गोद में था। सरवत मुसलसल चिल्ला रही थी, अम्मी जी आंखें खोलें अम्मी जी। खाला सफ़िया के सर से मुसलसल खून बह रहा था और निचला होंठ बुरी तरह फट गया था। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी कि इन्हें क्या हुआ है। वो सीढ़ियों से गिरी थी। करीब ही साबुन की टिकिया और छोटा तौलिया पड़ा था। इन्हें अस्पताल ले जाओ, नुसरत दिलदोज़ आवाज़ में बोली। हमने खोंच का खाला सफ़िया को हाथ में उठाया और किसी न किसी तरह सुजुकी गाड़ी तक पहुंचाया। वो गहरी बेहोशी में थी। सरवत भी वालदा के साथ ही बैठी थी। मैंने हत्तीउल मकान तेजी से गाड़ी चलाते हुए इन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में सरवत ने रोते हुए बताया, नीचे का टॉयलेट खाली नहीं था। वो बुखार की हालत में ऊपर चली गई और वापिस आते हुए गिर पड़ी। सुरैया अजीम अस्पताल वालों ने कहा कि इनके सर पर चोट लगी है, इन्हें फ़ौरन जनरल हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ इनके सर का CT स्कैन वगैरह होगा। हम इन्हें लेकर जनरल अस्पताल पहुँचे। बहुत भाग दौड़ करके CT स्कैन हुआ। मालूम हुआ कि दिमाग में खून के 2 लोथड़े हैं जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसी रोज़ रात को खाला का ऑपरेशन हो गया, लेकिन वो हनूज़े बेहोश थी। सरवत और नुसरत का रो रो कर बुरा हाल था। अभी बाप की मौत का सदमा ताज़ा था कि ये आफत टूट पड़ी थी।
खाला सफिया की बेहोशी तवील होती जा रही थी और इसके साथ साथ ही हमारी परेशानियां भी बढ़ रही थी। आखिर एक सुबह डॉक्टर ने ये मनहूस खबर सुनाई कि वो कोमा में चली गई हैं। वो अपने इर्द गिर्द के तमाम दुखों और मसाइल से पीछे छुड़ाकर बेहोशी की ओट में ओझल हो गई थी। मैं इनका चेहरा देखता तो मुझे लगता था कि वो इस हाल में बेखबरी में भी अपनी मुसीबत ज़दा बेटी के लिए दुआगो हैं। इनके लबों की खफीफ लर्जिश किसी ऐसी ही दुआ की निशानदही करती थी। हम भी दुआएं मांग रहे थे इनकी ज़िंदगी के लिए, इनकी वापसी के लिए। एक दिन नासिर भाई ने मुझे ज़बरदस्ती घर भेजा ताकि मैं चंद घंटे आराम कर लूँ और ताज़ा दम हो जाऊँ। शाम के वक्त मैंने नासिर भाई को फ़ोन किया और पूछा मैं कितने बजे तक पहुँच जाऊँ। दूसरी तरफ से चंद लम्हे खामोशी रही। फिर नासिर भाई फूट फूट कर रो दिए। वो चली गई, ताबिश वो हमें छोड़ गई। मैं पत्थर का बुत बना बैठा रहा। तकरीबन 12 दिन बेहोश रहने के बाद वो भी सफ़रे आखिरत पर रवाना हो गई थी। ठीक ही कहते हैं कि मुसीबत तन्हा नहीं आती। इस घराने पर देखते ही देखते आफतें टूट पड़ी। किसी वक्त तो मैं खुद को बुरी तरह मुलामत करने लगता। मैं सोचता कि शायद आफतों के इस सिलसिले का सबब मैं ही बना हूँ। मैंने घर से बाहर सरवत से मिलना जुलना शुरू किया। मैं इसे रेस्टोरेंट में बुलाता रहा। इस मेल जोल की वजह से वाजिब भी शेर हुआ और शिद्दत से सरवत के पीछे पड़ गया। मैं एक बार फिर सरवत के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। इसकी झील सी आंखों की चमक लौटाना चाहता था। मैं जानता था कि उसके दुख बहुत बड़े हैं, मगर मैं दुखों का ये हिसार तोड़ना चाहता था। दिल करता था मैं इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बना दूं। वो मेरे सीने में चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर ले। मैं इसकी तरफ बढ़ने वाले हर रंजो अलम का रुख मोड़ दूं। खाला सफिया की 40वीं के मौके पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया। अम्मी तो कुरान खानी के बाद जल्दी ही वापस चली गई। मैं वहीं मौजूद रहा। मैं चाहता था कि किसी तरह सरवत से बात करने का कोई मौका मिल जाए। फोन तो वो उठाती ही नहीं थी। पिछले 1 महीने में मैं 20 मरतबा कोशिश कर चुका था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में गई तो मैं भी कुछ देर बाद इसके पीछे चला गया। वो मुसल्ले पर बैठी थी और सलाम फेर कर फारिग हुई थी। मुझे देखकर वो जरा सा चौंक गई। मैंने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा सरवत, अगर मेरा कोई गुनाह है तो मुझे बता दो। मैं हर तरह का फारा अदा करने के लिए तैयार हूँ। किसी का कोई गुनाह नहीं, मैं ही बदनसीब हूँ। जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। इसने हस्बे साबिक अपना सर घुटनों में झुका दिया। सरवत प्लीज खुद को कंपोज करने की कोशिश करो। नासिर भाई बहुत परेशान है। अगर तुम लोग खुद को नहीं संभालोगे तो वो भी बिखर जाएंगे। मेरे बस में कुछ नहीं। अपनी जान लेना हराम है, वरना शायद ऐसा कर लेती। मायूसी भी तो हराम है, कुफर है। प्लीज ताबिश मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भूल जाओ कि कभी कोई सरवत तुम्हारी जिंदगी में आई थी। अब हम दोनों के लिए यही बेहतर है। लेकिन सरवत प्लीज खुदा के लिए, खुदा रसूल के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी तकलीफ को और मत बढ़ाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। जैसे तुम्हारी अम्मी कहती हैं और बड़े कहते हैं वैसा कर लो। वो घुटनों पर सर रखकर रोने लगी। मैं गंग होकर रह गया। इसी दौरान में नुसरत की आवाज़ सुनाई दी। वो आपी पुकारते हुए ऊपर आ रही थी। मैं आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ा हुआ। इस रात मैं देर तक दीवानों की तरह लाहौर की सड़कों पर फिरता रहा। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी था, एक जलता हुआ लावा था जो हर काबिल नफरत शय को अपने साथ बहा ले जाना चाहता था। मगर मेरी जिस्मानी ताकत और मेरी फितरत इस ज्वालामुखी की ताब न ला सकती थी और न इससे फैलने वाली तबाही को। इसी रात सड़कों पर घूमते घूमते मैंने कई बार सेठ सिराज को कत्ल किया, कई बार एमएनए गुराया की जान ली और कई बार थानेदार अशरफ को बदतरीन अंजाम से दो चार किया। मेरे जैसे लोग ऐसे हालात का शिकार होकर यही कुछ किया करते हैं। अपने तस्वुरात का सहारा लेकर दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी शराब से भी प्यास बुझा करती है। इससे तो नातवानियों का दुख और भी बढ़ जाता है। किसी वक्त दिल चाहता कि खुद फरामोशी का सहारा लूँ, खुद को शराब में या किसी और नशे में गर्क कर लूँ। मुझे पता ही नहीं चले कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या फिर वैसे ही किसी तरफ निकल जाऊँ। कुछ अरसे के लिए इर्द गिर्द से नाता तोड़ लूँ। आँख ओझल पहाड़ ओझल, बस इस तरह की लातादाद सोची थी जो दिमाग को अथल पथल कर रही थी। इसी दौरान चंद रोज बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुनासिब जॉब मिल गई। जॉब मिलने से जहाँ खुशी हुई वहाँ एक तरह से दुख ने भी दिल को चीर डाला। सरवत को मेरी जॉब का बड़ा चाव था। वो कहा करती थी कि जब तुम पहले दिन जॉब पर जाओगे तो हम इस मौके को सेलिब्रेट करेंगे, रेस्टोरेंट में हाई टी लेंगे और फिर दरियाए रावी में डूबते हुए सूरज का मंजर देखेंगे। आज मेरी जॉब का पहला दिन था, मगर रेस्टोरेंट नहीं था, हाई टी भी नहीं थी और रावी में डूबते हुए सूरज का मंजर भी नहीं था। सब कुछ एक धुंधलके में गुम हो गया। इस शाम में अकेला ही शीजान रेस्टोरेंट में जा बैठा। वही मेज था जहां हम अक्सर बैठा करते थे। दाएं तरफ एक गुलदान रखा हुआ था और शफाफ खिड़की में से सड़क का मंजर दिखाई देता था। मैं न चाहते हुए भी खिड़की की तरफ देखने लगा। दिल में आस पैदा हुई, दिले खुश फहम दूर दराज के इम्कानात को जहन में लाने लगा। यकीनी बात थी कि नासिर भाई के जरिए सरवत को भी मेरी जॉब की खबर हो चुकी होगी। शायद इसे ये भी पता हो कि आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था और आज इस रेस्टोरेंट की मौसीकी बिखेरती फिजा में एक नीम तारीख गोशे में हमने इकट्ठे बैठना था, एक दूसरे के हाथ थामने थे और एक साथ मुस्कुराना था। मैं सड़क की तरफ देखता रहा। दीवाना दिल यह सोचता रहा
क्या पता वो आ जाए। अपनी गुलाबी फूलों वाली चादर को संभालती हुई, अपनी शोल्डर बैग को बाएं हाथ से थामे हुए मुतवाजन चाल चलती हुई खिजा के सारे रंग एकदम बहार के रंगों में बदल जाए। मेरी आंखें मुंतजिर रहीं, लेकिन कोई नहीं आया, किसी को आना ही नहीं था। जब फासले पैदा हो जाए तो एक घर में रहते हुए मुलाकात नहीं होती। ये तो फिर 60 लाख की आबादी वाला शहर था। मैंने अकेले ही चाय पी और सर झुकाकर बैठा रहा। 5-10 मिनट इसी तरह गुजर गए और मैं मायूसियों की धुंध में अपने आप को ढांपता रहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।